किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें से पहली कैटेगरी है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और इसे डिफाइन किया जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी से, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। अगर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और इसे डिफाइन किया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी से, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। इसी तरीके से अगर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और इसे डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, जिसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ये तो हम जानते ही हैं कि जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन चार्जेस के बीच में लगने वाला ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलाम्ब्स लॉ यूज करते हैं। कूलाम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पे उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है। अगर हम उस रीजन में किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर आते हैं तो उस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। साथ ही हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज से बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ होती है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू Q इंटू E। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस को यूज करते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। साथ ही हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास पास रखे गए हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे गए किसी भी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो पा रहा है, इसका जो मेजरमेंट है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही किसी भी एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमने एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस एंगल के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पे थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनता है पाई इक्वल्स टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आप सबने माइक्रोवेव ओवन तो जरूर देखा होगा।
जो माइक्रोवेव ओवन है वो एक बहुत ही पॉपुलर किचन डिवाइस है जो कि खाना गर्म करने के लिए या फिर पकाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम बहुत ही कम टाइम में खाना पका सकते हैं और इससे खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहते हैं। लेकिन ये माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है? तो देखिए, इसके अंदर हम माइक्रोवेव रेडिएशंस को यूज करते हैं जो कि मैग्नेट्रॉन नाम की एक डिवाइस से प्रोड्यूस की जाती हैं। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब ये माइक्रोवेव्स खाने की चीजों के अंदर से पास होती हैं तो खाने की चीजों के अंदर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इसकी वजह से माइक्रोवेव रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट में कन्वर्ट हो जाती है और इस हीट की वजह से माइक्रोवेव ओवन में रखा खाना पक जाता है। हम खाना पकाने के लिए जो नॉर्मल तरीके काम में लेते हैं उसकी कंपैरिजन में एक माइक्रोवेव ओवन 6 गुना ज्यादा स्पीड से खाना पकाता है और तेजी से खाना पकाने की वजह से ये बहुत सारी एनर्जी को सेव कर पाता है। मान लीजिए कि एक ट्रक और कार सेम वेलोसिटी से एक रोड के ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से किसको रोकना मुश्किल है? बिल्कुल सही, ट्रक को। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर कार और ट्रक की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन ट्रक का मास कार की कंपैरिजन में ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम ज्यादा होगा और ज्यादा मोमेंटम होने की वजह से ट्रक को रोकने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट या फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि मोमेंटम वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें कितना एफर्ट या फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो ऑब्जेक्ट के मास और इसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है।